हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज हम कवर करने जा रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है ये आपके सभी एग्जाम्स में लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जनरल साइंस या फिर ज्योग्राफी के टॉपिक्स में दिया हुआ रहता है, पर्यावरण के नाम से या फिर जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण। इस रूप से आपको इसका सिलेबस है वो देखने होता है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा आपके जैव विविधता का। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। टू द पॉइंट हम इसमें रीड करेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो जैव विविधता है, इसकी परिभाषा जब हम देखते हैं तो हमें देखने मिलती है किसी पर्यावरण की विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी है या उनके मध्य पाई जाने वाली विविधता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ऑप्शन इसमें ए होगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पर्यावरण में रोजाना या डेली चेंज है वो जैव विविधता नहीं होती है। सी क्यों नहीं होगा, क्यों एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता तुलना नहीं की जाती, इनमें डिफरेंस देखा भिन्नता है। ये करेक्ट इसका अपन कहें कि पूरा इफेक्टिव आंसर नहीं है। एक प्रजाति की भिन्नता, एक ही प्रजाति के अंतर पाए जाने वाले जीवों की विविधता जेनेटिक मटेरियल की वजह से या फिर विभिन्न जो जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, इनके मध्य पाई जाने वाली विविधता, इकोलॉजिकल जो विविधता होती है उसको कंक्लूड रूप से अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। भौतिक घटक होते हैं उनका आपके इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट रहता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके इफेक्ट आपको पॉजिटिव नेगेटिव रूप से देखने मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड जो इन्वायरमेंट के जो पोल्यूशन वाला टॉपिक है इसमें आप देखते हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन ए, किसी पर्यावरण पर विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी है उनको कंक्लूड रूप से क्या कहते हैं, जैव विविधता। जैसे कि जैव विविधता का मीनिंग है, ये इसके शब्द से पता चलता है। जैव विविधता होती क्या है, जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता। पृथ्वी के जितने भी सोर्स है आपके, चाहे वो स्थलीय स्रोत हो या फिर हम कहें कि जलीय स्रोत हो या हम कहें समुद्री पारितंत्र हो, समुद्री पारितंत्र, इनके मध्य पाई जाने वाली जीवों की विविधता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। एक प्रकार की हम कहें गतिशील अवधारणा है, जो जेनेटिकल जो मटेरियल है, आनुवंशिक घटक है, इसकी बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है। तो ये क्या होती है, जैव विविधता होती है। सबसे पहले इसका शब्द किसने दिया था, तो इसके शब्द के रिगार्डिंग आपको 3 वैज्ञानिक हैं, उनका नाम याद रखना होगा। एक तो आपको नाम याद रखना होगा प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक ईओ विल्सन का, जिन्होंने 1986 में दिया था। इनसे पहले भी रेमंड का नाम आपको ध्यान रखना होगा, और रोजन या इन्हीं का नाम कहीं कहीं देखने मिलता है, रोशन। तो ये नाम है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले तो रेमंड एफ डेसमैन है, उन्होंने 1968 में सबसे पहले जैव विविधता शब्द ये दिया था, रेमंड एफ डेसमैन ने 1968 में। इसके बाद में आते हैं आपके वाल्टर जी रोजन महोदय। वाल्टर जी रोजन है, इन्होंने जैव विविधता शब्द दिया था 1985 में, और 1986 में सबसे लास्ट में आप देखते हो ईओ विल्सन का नाम। ईओ विल्सन है, ये इन्होंने संकल्पना के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस शब्द का यूज़ किया था। संकल्पनात्मक रूप से जो सबसे पहले जैव विविधता शब्द का यूज़ करने वाले थे वो आपके थे ईओ विल्सन। तभी से ये एक शब्द ये संकल्पना के रूप में विभिन्न जो भी वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद है और जो भी आपके राजनीतिक हैं, इनके लिए विस्तृत रूप से अपनाया जाने लगा। तो हमने देखा जैव विविधता और क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या है। इसके रिगार्डिंग हम व्याख्या देखें तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों में उपस्थित जो जैव विविधता है, उपस्थिति है, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण में जातियाँ कई समुदाय है, उनके अंदर संगठित रहती है और समुदाय ही एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। ये समुदाय क्या पाए जाते हैं, एक पारितंत्र, एक इकोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके आधार पर फिर हम बाद में जैव विविधता का मापन करते हैं। जैव विविधता का सबसे पहले विभाजन है वो 1960 में आर.एच. व्हिटकर है। इनका नाम आपको कहीं कहीं बुक में देखने मिलता है, एनसीईआरटी वगैरह में, आर.एच. व्हिटकर। उन्होंने 1960 में इसका विभाजन किया था। जैव विविधता का विभाजन अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों के अंतर्गत। अल्फा क्या होती है, छोटी होती है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए यूज़ की जाती है। बीटा को तुलना के लिए और या फिर हम कहें रेशियो के लिए यूज़ करते हैं, स्थानीय और जो क्षेत्रीय है उसके लिए। गामा है वो आपके बृहद जो भौगोलिक एरिया है, इसकी जो भी जैव विविधता है इसके कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके मापन के रिगार्डिंग पूछा गया है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपके आरएस में। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र की माध्य प्रजाति की विविधता है, इसको दर्शाता है। तो किसी स्थानीय स्तर पर जो यूज होता है वो होता है आपके अल्फा सूचकांक, आर.एच. व्हिटकर ने दिया था 1960 में। बीटा सूचकांक है, ये आपके किसके लिए, रेशियो के लिए, अनुपात निकालने के लिए यूज किया जाता है। दो जो निकट के जो भी क्षेत्र हैं इनमें तुलना के लिए यूज़ करते हैं। और गामा क्षेत्र है, ये वृहद जो भौगोलिक एरिया है इसके समुदाय के जो आपके होते हैं जैव विविधता, इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी करेक्ट आंसर होगा अल्फा सूचकांक। स्थानीय क्षेत्र पर क्या बताता है, मध्य प्रजाति की विविधता बताता है। व्याख्या देखें तो जैव विविधता को मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक होता है, वो स्थानीय स्तर के जो भी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति है इसकी दर्शाता है। आर.एच. व्हिटकर द्वारा 1960 में दिया गया था। बीटा सूचकांक है, वो स्थानीय और जो आपकी क्षेत्रीय विविधता है इसके रेशियो को दर्शाता है, इसके अनुपात को दर्शाता है। वही गामा सूचकांक है, किसी भी लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। जो भी आपकी भौगोलिक एरिया है उसकी संपूर्ण विविधता को दर्शाने वाला सूचकांक कौन सा होता है, गामा सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पूछा गया है जैव विविधता के अर्थ के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए है, विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति क्या जैव विविधता है, नहीं। विभिन्न प्रकार के जंतु, नहीं। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। और डी ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के विदेशीगत पादप व जंतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एक निर्धारित जो क्षेत्र है इसमें विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। सिंपल शब्दों में किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें विद्यमान जितने भी सजीव प्राणी हैं, आपके पौधे हो, जंतु हो, उनकी विविधता को ही कंक्लूजन रूप से क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम रीड कर रहे हैं हम क्वेश्चन के आंसर्स, वो विभिन्न जो भी आपके यूपीपीसीएस या फिर आपके यूपीएससी, आरपीएससी इनमें पूछे गए क्वेश्चन है और उनके जो पाने के आंसर हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फोर्थ यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका निर्वहन क्या होता है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ये तो हमें किसी भी पर्यावरण से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। हमें पर्यावरण है उसको कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके जब महत्व के पॉइंट लिखते हैं तो उसके महत्व के पॉइंट में लिख सकते हैं कि हमें पर्यावरण से भोजन प्राप्त होता है, वनस्पति है तो उससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ वो प्राप्त होती है, और विभिन्न वनस्पति हैं इनका औद्योगिक यूज़ भी आपको देखने मिलेगा। तो हमें पर्यावरण के संरक्षण या उसके महत्व में ये पॉइंट है वो लिख सकते हैं। ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जातीय, समुदाय या पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जैव विविधता को नुकसान सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास के विनाश के। जो उसके जीव जंतु हैं उनका जब प्राकृतिक आवास होता है वही नष्ट हो जाएगा तो फिर सामान्य सी बात है जैव विविधता का ह्रास देखने मिलेगा। आनुवंशिक आत्मसातीकरण, ये इसका करेक्ट नहीं है। परभक्षियों के नियंत्रण या फिर कीट नियंत्रण, तो ये इनके क्या नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत द्वारा भूमि शरण तटस्थता को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो भारत द्वारा भूमि जो आपके लैंड है इसके कंजर्व करने के लिए तटस्थता का जो प्राप्त करने का लक्ष्य है वो रखा गया है आपके ऑप्शन बी 2030 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2030 तक भारत द्वारा भूमि शरण तटस्थता ने इसके प्राप्त करने का लक्ष्य है ये रखा गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक सम्मेलन हुआ था COP 14। ये नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का 12 दिवसीय ये सम्मेलन था, दिल्ली में हुआ था 2019 में। इस सम्मेलन के सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि शरण तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त निर्धारित करना निश्चित किया था। तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 2030। और ये सम्मेलन कब हुआ था, 2019 में COP 14 में ये निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है,
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हमने देखा था सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1968 में आपके रेमंड महोदय ने। रेमंड, इनका पूरा नाम है रेमंड एफ डैशमैन। इसके बाद में आप नाम देखने मिलता है आपको 1985 में वाल्टर जी रोजन का। वाल्टर जी रोजन का, या फिर इन्हीं का नाम क्या देखने मिलता है कई कई बुक्स में, वाल्टर जी रोसेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। और 1986 में संकल्पना के अकॉर्डिंग इस पर वर्क किया था आपके ईओ विल्सन ने। ईओ विल्सन। तो ऑप्शन क्वेश्चन 7 का आंसर होगा सी। प्रारंभ में जैविकता शब्द अंग्रेजी शब्द है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका प्रथमतः रेमंड एफ डैशमैन ने किया था 1968 में। इनकी बुक थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। उसके बाद में जैव विविधता है, ये अंग्रेजी शब्द बायोडाइवर्सिटी से परिवर्तित होकर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम इसका यूज है वो डब्ल्यू जी रोसेन या फिर डब्ल्यू जी रोजेन है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की ओनली वर्ड की रचना किसने की थी? वाल्टर जी रोसेन ने। वापस रिपीटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न में से किसे 2011 से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के दशक के लिए निर्दिष्ट किया है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा दशक के रूप में, जैव विविधता के दशक के रूप में, जलवायु परिवर्तन या फिर पर्यावरण दशक के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जैव विविधता के दशक के रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने 2011 से 20 तक के जो टाइम पीरियड है इसको जैव विविधता के दशक के रूप में परिभाषित है या फिर निर्दिष्ट है वो किया है। ये सब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके दिसंबर 2010 में एक जो प्रस्ताव रखा गया था 65/161, इसके माध्यम से इस यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी है ये वर्ष घोषित किया है 2011 से 2020 के दशक को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वापस यही रिपीटेड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दशक 2011 से 20 को डिक्लेयर किया गया है जैव विविधता के दशक के रूप में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है, ये किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जामनगर गुजरात में भारत का फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है, ये लोकेटेड है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर है मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये गुजरात है, गुजरात के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य है वो समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जो भी जैव विविधता है इसकी सुरक्षा करना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने के वाला ये भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन नेशनल पार्क है। समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है मरीन नेशनल पार्क उसके निकट स्थित है। जो फर्स्ट जो सेंटर बना है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये भी कौन सा बना है? गुजरात का जामनगर। और फर्स्ट जो मरीन नेशनल पार्क है वो भी कौन सा है? एकमात्र मरीन नेशनल पार्क भारत का वो भी जामनगर है। तो ये क्वेश्चन थे जैव विविधता के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग हम अदर कंसेप्ट देखें। जैव विविधता, जब भी हम जैव विविधता की बात करते हैं तो हमें इसके 3 स्तर देखने मिलते हैं। 3 स्तर कौन कौन से आपको देखने मिलेंगे? आनुवंशिक स्तर, नेक्स्ट आपको स्तर देखने मिलेगा, एक देखने मिलेगा प्रजाति का स्तर, और थर्ड आपको स्तर देखने मिलेगा पारिस्थितिकी स्तर। जैव विविधता के ये 3 स्तर है। आनुवंशिक लेवल पर क्या किया जाता है? एक ही प्रजाति के मध्य के जो पाए जाने वाले जीन है, जेनेटिक मटेरियल, उसके मध्य की भिन्नता को देखा जाता है। प्रजाति के स्तर पर क्या किया जाता है? तुलना में यूज किया जाता है। और पारिस्थितिकी स्तर पर क्या किया जाता है? विभिन्न प्राकृतिक आवासों के मध्य पाई जाने वाली जो विविधता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको देखा जाता है। जेनेटिक जो विविधता है इसकी वजह से ही क्या होता है कि बदलते वातावरण है उसके अनुकूल जो भी विभिन्न प्रजातियाँ होती है जो हमारे
पर्यावरण में पाई जाती है उनके अनुकूल ढलने की क्षमता होती है, और उसी से हमें सभी जीवों की हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। आनुवंशिक संरचना है, उसी से जीवों की पहचान होती है, और यही आनुवंशिक संरचना क्या करती है, जीवों को विशिष्टता प्रदान करती है। तो इस अकॉर्डिंग आनुवंशिक स्तर पर विविधता देखने मिलती है। फिर हम बात करते हैं प्रजाति के स्तर पर। तो विभिन्न जो प्रजातियाँ हैं इनमें तुलना के लिए इसको यूज है वो किया जाता है। जैव विविधता को व्यक्त करने वाला ये क्या होता है, एक व्यापक स्तर होता है जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जीव हैं उनकी विविधता को दर्शाया जाता है, जो एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। और लास्ट में हम देखते हैं जो पारिस्थितिकी आवास है, इसमें हम प्राकृतिक आवासों की विविधता को देखते हैं, चाहे वो आपके रेगिस्तान हो, घास के मैदान हो। तो विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक आवास हैं, नेचुरल जो आवास होते हैं, उनकी विविधता को इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे पर्यावरण बदलेगा, पर्यावरण के अनुकूल कुछ जो प्रजातियाँ होती हैं वो क्या कर लेती हैं, प्रमुख प्रजातियाँ बन जाती हैं, और जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें प्रजातियों की भिन्नता और विविधता है वो उस भूभाग में आपको को प्रभावित करने लगती है। तो इस अकॉर्डिंग हमें पारिस्थितिकी आपकी देखने मिलती है इस स्तर पर जैव विविधता। जैव विविधता है वो हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती। उस क्षेत्र की जो जहाँ पर जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता है इत्यादि जैसे अनेक कारक हैं, इन पर निर्भर करती है। कहीं पर ये कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। तो हमने बात की थी जैव विविधता क्या होती है, गतिशील अवधारणा होती है, जो आपके जेनेटिक मटेरियल हैं, आनुवंशिक घटक है, उनके बढ़ने घटने के साथ परिवर्तित होती है। सर्वाधिक जैव विविधता आपको उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, सदाबहार वर्षावन, उनमें देखने को मिलेगी। इक्वेटर लाइन के अकॉर्डिंग नियर 0 डिग्री के पास। इस क्षेत्र का विस्तार आपको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इनके मध्य देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में पादप और जो भी प्राणी हैं उनके विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर क्या रहता है, उस तापमान रहता है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण यहाँ पर अनुकूलतम बायोम है, ऑप्टिमम बायोम है, इसे भी कहा जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अनुकूलतम बायोम कहा जाता है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। हम जानते हैं जैव विविधता कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जब भी हम बढ़ते हैं, इक्वेटर लाइन है, दूसरे शब्द में कहा है तो इक्वेटर लाइन से जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाओगे तो जैव विविधता है इसमें आपको कमी देखने मिलेगी, या फिर आप पोल से इक्वेटर लाइन की तरफ आते हो तो आपको जैव विविधता में वृद्धि देखने मिलती है, क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर इक्वेटर लाइन के नियर देखने मिलती है। यहाँ पर अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिकम बायोम है, ये एरिया लोकेटेड है। इसका अर्थ है कि ध्रुव पर जैव विविधता कम और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता है वो अधिक होती है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ये उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोनों ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर जैव विविधता है वो निम्नतम होती है, निम्न जैव विविधता के क्षेत्र है। और यहाँ पर जो मध्य का जो क्षेत्र है वो जैव विविधता की प्रवणता का एरिया है। इसके अलावा एक अन्य कंसेप्ट भी चलती है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो, तो ऊंचाई पर जाने पर भी जैव विविधता है उसमें आपको कमी देखने मिलेगी। उच्चतर अक्षांश की तुलना में निम्नतर अक्षांश हैं उनमें जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है वहाँ पर निम्न अक्षांशों में अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर चोटियों की तुलना निम्न उन्तांश है, जैसे घाटियाँ हैं, वहाँ पर आपको जैव विविधता अधिक देखने मिलेगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जैव विविधता है इसमें आपको कमी देखने मिलेगी। जैसे हाइट की से नीचे की तरफ आओगे आपको हाई जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने मिलेगी। प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान है, हम जानते हैं कि टेम्परेचर है उसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस है, इसकी कमी आती है। और इस वजह से वहाँ पर जैव विविधता है इसमें भी आपको कमी देखने मिलेगी, क्योंकि बेहतर जो अनुकूलतम पर्यावरण कंडीशन नहीं होगी तो जीवों का विकास नहीं होगा। उदाहरणतः केरल स्थित जो शांत घाटी साइलेंट वैली वाला एरिया है वहाँ पर प्रचुर जैव विविधता है वो पाई जाती है। केरल के पलक्कड़ जिला है, यहाँ पर 12 किलोमीटर लंबी 7 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। इसकी अवस्थिति है और यहाँ पर बताई गई है 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। पश्चिमी घाट में पर्वतों का हिस्सा है। वर्तमान में शांत घाटी क्षेत्र है वो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर है वो किया गया है। 1984 में नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर किया गया था और ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली है ये कहाँ पर स्थित है, केरल में है। फूलों की घाटी वाला एरिया है वो आपको उत्तराखंड में देखने मिलेगा।
और इसके अलावा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, ये भी जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण है कि विभिन्न जो जैव जीव हैं इनके भौगोलिक क्षेत्रों में आपको सम्मिलित क्षेत्रों में होना है। विभिन्न जो जीव भौगोलिक एरिया है इनका इंक्लूड होना है। इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें देखने मिलता है, फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर आपको देखने मिलेगी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वर्षावन वाला एरिया है। ऑप्शन ए, यहाँ पर सर्वाधिक आपको क्या देखने मिलती है, जैव विविधता देखने मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में देखने मिलती है। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर और दक्षिण में, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यहाँ पर देखने मिलेगा। ऑप्टिमम बायोम भी जिसे कहा जाता है। पादप और प्राणी हैं, इनके विकास, इनकी वृद्धि के लिए यहाँ पर क्या देखने मिलती है, अनुकूलतम दशाएं देखने मिलती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका वापस रिपीटेड आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड आंसर। निम्न में से किसमें जैव विविधता पाई जाती है, वापस वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, इनमें सर्वाधिक जैव विविधता है वो देखने को मिलेगी। प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता है वो आपको कहाँ पर देखने मिलती है, तो प्राणी और पादप हैं, इनकी जो भी जातियाँ हैं इनमें अधिकतम विविधता आपको देखने मिलेगी। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें किस में प्रजातियों की विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। वही वापस जो क्वेश्चन है, ऑप्शन आंसर बी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। कोरल रीफ में भी प्रजाति हैं ये अधिक होगी, तो ऑप्शन दोनों यहाँ पर करेक्ट माने गए हैं, ऑप्शन बी एंड सी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ है, यहाँ पर प्रजातियों की विविधता मैक्सिमम होती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन पूछा गया है। ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर एक समान रहती है। या ऑप्शन डी, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इक्वेटर लाइन 0 डिग्री है, यहाँ पर मैक्सिमम आपको जैव विविधता है वो देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उस ताप और जो रहता है तो यहाँ पर रेनफॉल भी अधिक होती है। और जो अमेजन के वर्षावन है वो भी आपको इक्वेटर लाइन में देखने मिलेंगे, जो पृथ्वी के क्या कहलाते हैं, फेफड़े कहलाते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से जो इक्वेटर लाइन है ये सर्वाधिक बेस्ट है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन पूछा गया। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती विविधता में है उसमें वृद्धि होती है, तो यही इनकरेक्ट है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती ये विविधता है, इसमें क्या देखने मिलती है, आपको कमी देखने मिलती है। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियाँ हैं उनकी आश्रय देते हैं, तो ये ऑप्शन सी सही है, बी सही है। सी ऑप्शन, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन, जातीय विविधता शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं इनमें ध्रुवों की तरफ घटती है, तो ऑप्शन डी भी सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जातीय विविधता वो घटती है, बढ़ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसका आंसर होगा शांत वैली। हमने देखा था केरल में लोकेटेड है, साइलेंट वैली, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है। ऑप्शन वापस रिपीटेड क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल। साइलेंट वैली परियोजना है वो किस राज्य में है, केरल। 1984 में यहाँ पर नेशनल पार्क है वो डिक्लेयर किया गया था। फूलों की घाटी कहाँ पर लोकेटेड है, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इसकी समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है वो सबसे उपयुक्त है। हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी इसकी दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ऑप्शन ए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी, विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं इनका संगम है। ऑप्शन सी, क्षेत्र में देश और विदेश और अति आक्रामक जो जाते हैं इनका प्रवेश नहीं कराई जाए। ऑप्शन डी, यहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप कम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं इनका संगम देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है वो अधिक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इसका प्रमुख कारण है कि विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं इनका सम्मिलन होना। क्वेश्चन नंबर 13,
उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उच्च अक्षांश जो अक्षांश होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उनमें से हाई अक्षांशों की तुलना में जो निम्न अक्षांश है उनमें जैव विविधता है वो अधिक होती है। पर्वतीय जो प्रवणताएं होती हैं, ग्रेडियंट्स होते हैं, उनमें उच्चतर उन्तांशों की तुलना में निम्नतर उन्तांश हैं उनमें जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। हाई जो अक्षांश होते हैं, उच्चतर अक्षांश है, उनकी तुलना में जो निम्न अक्षांश है वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी अधिक देखने को मिलेगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है वहाँ पर निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्र में जो उच्चतर जो चोटी हैं उनकी तुलना में घाटियों में जैव विविधता आपको अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपके जैव विविधता हॉट स्पॉट के रिगार्डिंग आता है। इसके रिगार्डिंग हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। तो ये क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।